हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, संघट हम पढ़ रहे हैं और संघट की 3 वीडियो हम कर चुके हैं। पहली जो 3 वीडियो हैं बच्चों, वो हमारे स्कूल एग्जाम के लिए हैं। अगर आप केवल स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वे 3 वीडियो देखें और आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे 3 वीडियो ही मोर देन एनफ हैं। उतने से ही आप अपने स्कूल के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। स्कूल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस के लिए पढ़ना चाहते हैं या एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आज से ये जो संघट की वीडियो हम करेंगे 2-3 वे आप देख सकते हैं। स्कूल एग्जाम के लिए इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना बात की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पुनर्स्थापन गुणांक की। क्या होता है पुनर्स्थापन गुणांक, संघट से इसका क्या संबंध है और संघट के बारे में हमें क्या जानकारी देता है, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। और साथ में आपको बताऊंगा कि ये संघट रेखा क्या होती है। बच्चों, ये जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे कि संघट रेखा क्या है, पुनर्स्थापन गुणांक क्या है, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये समझ आ गया तो पिछली जो 3 वीडियो में आपने किया है वो भी और अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन वीडियो का कोई लेना देना नहीं है आपकी स्कूल एग्जाम के लिए। जो हम आज से करेंगे इनको बिना देखे ही आप स्कूल एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जो अगर आपने वीडियो देख लिया है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा बच्चों पुनर्स्थापन गुणांक। हेडिंग लगा लेंगे या पहले ऐसा करते हैं, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि संघट रेखा क्या होती है। संघट रेखा, इसको बच्चों इंग्लिश में लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन बोलते हैं। लाइन ऑफ इम्पैक्ट, टक्कर की रेखा, या इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिजन, संघट रेखा। आप हेडिंग लगा लेना और कोशिश करना कि ये नाम भी आप ध्यान रखें। क्या होती है बच्चों संघट रेखा? बच्चों, जब 2 वस्तुएं संघट करती हैं तो वे संघट के दौरान एक दूसरे पे बल लगाती हैं। आपने कहा ये बात हमें पता है, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। मैंने कहा मान लीजिए ये कोई वस्तु ए है और अभी ये संघट कर रही है किसी दूसरी वस्तु से जिसका नाम बी है। तो बच्चों, संघट करते हुए ये ए बी पे आगे की तरफ बल लगाएगी और प्रतिक्रिया के रूप में बी ए पर पीछे की तरफ बल लगाएगी। ये जो 2 बल हैं बच्चों, ये क्रिया प्रतिक्रिया के बल हैं। ए ने बी पे लगाया है, बी ने ए पे लगाया है। और आप ध्यान से अगर देखो तो ये दोनों बल एक ही रेखा के अनुदिश कार्य कर रहे हैं। ये दोनों बल एक ही रेखा पर हैं। इसी रेखा को बच्चों हम संघट रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? संघट रेखा। ये तो बच्चों आमने सामने की टक्कर थी, लेकिन कहीं ऐसा हो कि ये हमारी वस्तु ए है, ये हमारी वस्तु बी है, ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रही थी और ये यहाँ टकरा गई। आपने कहा ठीक है, तो टकराते समय ए बी पे ऐसे बल लगाएगी। आपने कहा ऐसे ही क्यों लगाएगी, आगे क्यों नहीं लगाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों ये अभिलंब प्रतिक्रिया के बल हैं और अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा उस बिंदु पर, उस तल के लंबवत होती है। अगर आप ऐसे बना दोगे तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया नहीं होगी। प्रतिक्रिया के रूप में जो बी है वो ए पे ऐसे बल लगाएगी। और बच्चों, इसी रेखा को जो इन जो 2 बलों पर है, या ऐसा कहो कि ये जो 2 बल हैं जिस रेखा पर है, इसी को बच्चों हम संघट रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? संघट रेखा, ठीक है। जल्दी से मैं आपको इसकी परिभाषा भी लिखवा देता हूं। परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखो कि संघट रेखा क्या है। वैसे अगर कॉन्सेप्ट याद रह गया तो परिभाषा में बचा भी कुछ नहीं है। परिभाषा लिखते हैं, क्या कहती है संघट रेखा? संघट के दौरान वस्तुएं एक दूसरे पर जिस उभयनिष्ठ रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं उसे संघट रेखा कहते हैं। उसे संघट रेखा कहते हैं। बड़ी आसान परिभाषा है। मैंने कहा भाई संघट हुआ, संघट के दौरान दोनों ने एक दूसरे पे बल लगाए।
आप बस ये देख लो कि ये दो बल एक ही रेखा, पहली बात तो पक्का एक रेखा में होंगे। वही रेखा जिसके ऊपर ये दोनों बल है संघट रेखा कहते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दो बल हैं उनकी अलग अलग लाइनें नहीं है, उनकी एक ही लाइन है, उनकी एक ही रेखा है, उसी को हम संघट रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसको हटा देंगे हम और आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे पुनर्स्थापन गुणांक। बच्चों ये जो मैंने अभी पढ़ा है आपको, ये आज की वीडियो के लिए तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आज के लिए। लेकिन जब हम कल के वीडियो में ओब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे, तिरछा संघट पढ़ेंगे, जो आमने सामने का संघट नहीं होता है, थोड़ा इधर उधर से संघट होता है, उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसका बहुत महत्व वहाँ रहेगा। और संघट रेखा के बिना आप उस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप संघट रेखा को अच्छे से समझना। हमने कहा पढ़ते हैं पुनर्स्थापन गुणांक। पुनर्स्थापन गुणांक इंग्लिश में बच्चों इसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम बोलते हैं। मतलब समझेंगे, परिभाषा देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो बच्चों ध्यान ये रखना, पहली बात इसका मतलब समझते हैं कि इस पुनर्स्थापन वर्ड का मतलब क्या है। पुनर् का मतलब होता है बच्चों दोबारा, स्थापन मतलब दोबारा स्थापना हो जाना, पुनर्स्थापन का मतलब दोबारा स्थापना हो जाना। दो वस्तुएं हैं चल रही हैं, टक्कर नहीं हुई है, आप उनको देख लो कि कैसी हैं। जैसे ही टक्कर होगी उनका रूप बिगड़ जाएगा बच्चों, क्योंकि वे एक दूसरे पे बल लगा रही हैं तो उनकी संरचना बदल जाएगी। जैसे दो रबड़ की बॉल टकराते समय दब जाती हैं तो उनका रूप बिगड़ गया है। ये पुनर्स्थापन गुणांक हमें ये बताएगा कि जब टक्कर के बाद ये वस्तुएं वापस लौटेंगी या अलग होंगी तो इनकी जो संरचना है वो पहले की जैसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर हो पाएगी तो कितना हो पाएगी। मतलब ये पुनर्स्थापन गुणांक एक संख्या होगी, संख्या जो हमें ये बताएगी कि आपकी जो संरचना बदली थी वो वापस ऐसी हो पाएगी जैसे पहली थी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये समझ आया कि अच्छा पुनर्स्थापन गुणांक हमें संघट के प्रकार के बारे में बता रहा है। आपको पता है संघट हमने 3 प्रकार के पढ़े थे, वैसे तो चौथा बताया था लेकिन सिलेबस के हिसाब से 3। पहला प्रत्यास्थी संघट, दूसरा अप्रत्यास्थी संघट और तीसरा पूर्णतः अप्रत्यास्थी संघट। प्रत्यास्थी संघट में क्या होता था बच्चों, वस्तुएं टकराती थी, उनका रूप बिगड़ता था, अलग होने के बाद ऐसी ही हो जाती थी जैसे पहले थी। मतलब वहां पुनर्स्थापन गुणांक सबसे ज्यादा होगा क्योंकि संरचना पहले के जैसी हो गई है। लेकिन जब अप्रत्यास्थ संघट हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि वस्तुओं का कुछ रूप बिगड़ गया है, ऊर्जा की कुछ हानि हो गई है और वे अपने पहले वाली संरचना को प्राप्त नहीं कर पाए। मतलब वहां जो हमारा पुनर्स्थापन गुणांक होगा उसका मान कुछ कम होगा। बच्चों पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में तो हमने ये देखा था कि दो वस्तुएं टकराती हैं और एक दूसरे से चिपक जाती हैं और चिपकने के दौरान उनका रूप जैसा था ऐसा ही रह जाता है, वे वापस अपने पुराने रूप में लौट नहीं पाती। मतलब वहां तो संरचना बिल्कुल भी वापस नहीं लौट पा रही है, मतलब वहां ई का मान सबसे कम होगा। तो बच्चों सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि पुनर्स्थापन गुणांक हमें संघट के प्रकार के बारे में आइडिया दे रहा है, संघट के प्रकार के बारे में बता रहा है। परिभाषा क्या है, परिभाषा समझते हैं बच्चों। हमने कहा कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक ए है, ये हमारी u1 वेग से चल रही है इस दिशा में, और मान लेते हैं कोई दूसरी वस्तु b भी उसी दिशा में u2 वेग से चल रही है। क्या सब जरूरी है कि दोनों एक दिशा में चले? नहीं, विपरीत दिशा में भी चल सकते हैं, लेकिन मानना तो पड़ेगा, तो मैंने मान लिया। टक्कर हुई बच्चों, और टक्कर होने के बाद ये एक v में संघट है, सीधी सीधी चलती रहेंगी। a का वेग हो जाता है v1 और b का वेग हो जाता है हमारा v2। मैं बीच में यहाँ कहीं बात कर लेता हूँ संघट की, अगर मैं यहीं छोटा सा बनाऊँ इसको, ये a है, ये b है, तो संघट के दौरान a ने b पे वेग लगाया होगा, b ने वेग नहीं बल लगाया होगा, और b ने a पे बल लगाया होगा, और ये रेखा जो पूरी रेखा है ये हमारी संघट रेखा बन जाएगी। क्या इसी को हमने संघट रेखा कहा था जिसपे दो बल लगते हैं? आपने कहा हाँ, तो ये जो पूरी रेखा है ये संघट रेखा कहलाएगी। अब मुझे बात बताना, जब मैंने इस वेग u1 में से इसको u2 को घटाया था तो हमने क्या नाम दिया था बच्चों उसका? आपने कहा भैया हमने इसको उपगमन वेग कहा था, उपगमन वेग।
क्या होता है ये उपगमन वेग? ये संघट से पहले इन दोनों वस्तुओं का आपेक्षिक वेग होता है। आपने कहा ठीक है। अच्छा, जब हमने V2 में से V1 को घटाया था तो आपने कहा भैया हमने इसको पृथक्करण वेग कहा था। पृथक्करण वेग, मैंने आपसे पूछा कि क्या होता है पृथक्करण वेग? आपने कहा संघट के बाद इनका आपेक्षिक वेग पृथक्करण वेग कहलाता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और अगर बच्चों ये उपगमन वेग और पृथक्करण वेग दोनों ही संघट रेखा के अनुदिश हों और हम इनका अनुपात ले लें तो उसी को पुनर्स्थापन गुणांक कहते हैं। तो मैंने कहा परिभाषा लिखते हैं जल्दी से। अतः किसी संघट संघट के दौरान पृथक्करण वेग, पहले बच्चों पृथक्करण वेग लेना है, पृथक्करण वेग तथा उपगमन वेग के अनुपात को संघट का पुनर्स्थापन गुणांक कहते हैं। पुनर्स्थापन गुणांक कहते हैं। बच्चों इसे छोटे ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से, ऐसे। तो आपने कहा, तो हमें यह पता चल गया कि जो ई का फॉर्मूला बनेगा, ऊपर आएगा पृथक्करण वेग जो कि हमारा V2 माइनस V1 है, और अनुपात लेना है उसका उपगमन वेग के साथ जो कि U1 माइनस U2 है। इसे अपने दिमाग में, अपने मन में अच्छे से बिठा लेंगे और ऐसे बिठा लेंगे जैसे आप इसको कभी ना भूलें। आपको कभी नहीं भूलना है कि हमारा पुनर्स्थापन गुणांक क्या होता है, पृथक्करण वेग तथा उपगमन वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, पुनर्स्थापन गुणांक कहते हैं। मैंने कहा ठीक। अब बच्चों ध्यान दो, आप पहला संघट हमने पढ़ा था प्रत्यास्थी संघट, और अगर आपको ध्यान हो, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये ध्यान होगा कि ये दोनों आपस में बराबर हुआ करते थे। वहाँ पृथक्करण वेग उपगमन वेग के बराबर होता था। आपने कहा हमें याद है, हमने एक इक्वेशन निकाल ली थी जिसमें हमने कहा था U1 माइनस U2 मतलब कि उपगमन वेग V2 माइनस V1 के बराबर होता है, कहा था ना। और हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे किए हैं, न्यूमेरिकल जो किए थे सेकंड वीडियो में संघट के। तो बच्चों अगर मैं इस चीज़ को यहाँ लिखता जाऊँ तो यहाँ बचेगा 1, आपने कहा, और यहाँ बचेगा V2 माइनस V1 बटे U1 माइनस U2। और ये V2 माइनस V1 और बटे U1 माइनस U2 को ही तो हमने E बोला है, मतलब E का मान आ जाएगा हमारा 1। याद रखेंगे आज के बाद कि प्रत्यास्थी संघट के लिए E का मान, पुनर्स्थापन गुणांक का मान हमेशा 1 होता है, हमेशा 1। मतलब यह हमें यह बताना चाहता है कि जैसे ही प्रत्यास्थी संघट होगा उसके बाद वस्तुएं अपनी उस पहली वाली संरचना को जो का तो प्राप्त कर लेगी, कुछ भी कमी नहीं रहेगी। मतलब उसका मान 1 होगा या 100% होगा। 1 का मतलब क्या होता है, 100%। इसने टक्कर के बाद अपनी पुराने वाली संरचना को 100% प्राप्त कर लिया है, कुछ भी विरूपण नहीं बचा है। आपने कहा ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं बच्चों पूर्णतः अप्रत्यास्थी संघट की। पूर्णतः अप्रत्यास्थी संघट की आपके मन में चल रहा होगा कि बीच वाला कहाँ गया, वो उसे भी पढ़ेंगे बच्चों। पूर्णतः अप्रत्यास्थी संघट में क्या होता था, मुझे एक बार बता दो। आपने कहा भैया पूर्णतः अप्रत्यास्थी संघट में दोनों वस्तुएं आपस में जुड़ जाती थी और एक साथ चलती थी। एक साथ चलती थी मतलब ये V1 और V2 बराबर होते थे। V1 बराबर होता था किसके, V2 के। और अगर मैं इस V1 को उधर लेता जाऊं तो ये बनेगा V2 माइनस V1, आपने कहा, और बराबर आ जाएगा 0 के। और जैसे ही V2 माइनस V1 0 आया तो ये पूरी चीज 0 हो गया, तो E का मान भी 0 आ गया। इसलिए E का मान कितना आ गया, 0। आप इसको भी याद रखेंगे कि पूर्णतः अप्रत्यास्थी संघट के लिए E का मान 0 होता है। प्रत्यास्थी संघट के लिए E का मान 1 होता है, मतलब संरचना में जो बदलाव हुआ था वो 100% वापस आ गया है। यहाँ E के मान 0 होने का मतलब ये है
कि ये टक्कर के बाद अप्रत्यास्थी, पूर्णतः अप्रत्यास्थी संघट के बाद वस्तुएं अपनी संरचना को बिल्कुल भी पहले जैसी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जैसी वे हो चुकी हैं ऐसी ही रहेंगी, थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होगा। मैंने कहा ठीक, आपने भी कहा ठीक। आपने कहा भैया अगर प्रत्यास्थी संघट भी ना हो और पूर्णतः अप्रत्यास्थी संघट भी ना हो तब इस ई का मान कितना होगा? मैंने कहा बस तब इस ई का मान 0 और 1 के बीच होगा। मतलब ना तो वस्तुएं पूरी तरीके से अपनी संरचना को प्राप्त कर पाएंगी, मतलब E1 भी नहीं हो पाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि जैसी हैं ऐसी ही हो जाएंगी, मतलब कुछ ना कुछ अपने संरचना को प्राप्त करेंगे, तब E का मान 0 और 1 के बीच होगा। तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं अप्रत्यास्थी संघट के लिए, अप्रत्यास्थी संघट के लिए जो E होगा, ई का मान होगा बच्चों 0 से बड़ा और 1 से छोटा। और अगर मैं हर प्रकार के संघट को शामिल कर दूं तो आप कहोगे कि ई का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन कभी ई का मान 1 से ज्यादा नहीं होगा और ई का मान 0 से कम नहीं होगा। ये ध्यान रखना। कुछ जगह आपको मिल सकता है कि वो जब हम बम फूटने वाली चीजें करते थे जिसमें अपने आप गति ऊर्जा बढ़ जाती थी, वहां ई का मान 1 से ज्यादा होगा। बच्चों हम उसे संघट की श्रेणी में ना रखें अगर, तब हम यही कहेंगे कि ई का मान 0 और 1 के बीच में होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ई का मान अगर 0 है तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट है, दो वस्तुएं आपस में जुड़ जाएंगी, और अगर ई का मान 1 है तो मतलब पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट है, और अगर 0 और 1 के बीच में है तो वो कोई अप्रत्यास्थी संघट है। क्वेश्चन में इस ई का मान आपको निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है और आपको ये दिया भी जा सकता है। आपने कहा ये हमें समझ आ गया, लेकिन बच्चों इसको हटाऊं, थोड़ी सी बात हम करते हैं कि जब ये संघट एक विमीय ना होके कुछ अलग हो तब हम क्या यही करेंगे? तब भी हमारा पुनर्स्थापन गुणांक कैसे ही परिभाषित होगा? मैंने कहा अभी बात करते हैं और अभी आपको ये समझ आ जाएगा। अभी तो बच्चों ये हुआ कि दोनों ने आमने सामने की टक्कर की, बिल्कुल आमने सामने की। लेकिन अगर टक्कर ऐसे हो गई कि मान लो ये A है और ये आगे जा रहा था U1 वेग से, और जाते ही ये टकरा गया किससे? B से, जो आगे जा रहा था U2 वेग से। ठीक है, टक्कर के बाद इसका वेग V1 हो जाएगा मान लेते हैं, और इसका वेग V2 हो जाएगा। ये नहीं पता कहां भाई टक्कर हुई है, टक्कर के बाद ये ऐसे भी चल सकती है। तो मैंने कहा क्या अब भी यही फॉर्मूला चलेगा? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, तब ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। क्या पुनर्स्थापन गुणांक की परिभाषा यही रहेगी? मैंने कहा हाँ यही रहेगी, लेकिन फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें यहाँ सबसे पहले अपनी क्या चेक करनी है? संघट रेखा। ए ने बी पे बल ऐसे लगाया, बी ने ए पे बल ऐसे लगाया, और दोनों की ये उभयनिष्ठ रेखा को ही हमने संघट रेखा कहा। तो बच्चों हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें ये जो वेग ले रहे हैं ना, ये पृथक्करण वेग ले रहे हैं, उपगमन वेग ले रहे हैं, ये हमेशा इसी रेखा के अनुदिश होने चाहिए। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो U1 है क्या ये इस रेखा के अनुदिश है? अनुदिश का मतलब दिशा में। आपने कहा नहीं। मान लो एक कोण थीटा है तो मैं ये कह दूंगा कि U1 है तो ये बनेगा हमारा U1 cos थीटा। अगर मैं ये कह दूं कि ये θ1 है, ये θ2 है, तो ये बन जाएगा U1 cos θ1, ये बन जाएगा U2 cos θ2। तो बच्चों हमें जब ये पृथक्करण वेग और उपगमन वेग की बात करनी है तो हमें ये दोनों ही वेग संघट रेखा के अनुदिश लेने हैं। तो हमें इस परिभाषा में ये जोड़ लेना चाहिए, अतः किसी संघट के दौरान संघट रेखा के अनुदिश, संघट रेखा के अनुदिश, कहीं भी नहीं ले सकते हम इनको, हमें वे वेग लेने हैं जो संघट रेखा के अनुदिश हों। क्या मैं इस फॉर्मूला में U1 और U2 की बात करूंगा? आप कहेंगे नहीं, मुझे ये वेग इस रेखा के अनुदिश बनाने पड़ेंगे, तभी हम E की परिभाषा लिख सकते हैं। मतलब परिभाषा यही है पृथक्करण वेग तथा उपगमन वेग के अनुपात को, लेकिन वे वेग हमें संघट रेखा के अनुदिश लेने हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैंने आपको तीनों प्रकार के संघट के लिए इसका मान भी आपको बता दिया। ठीक है, अगर E का मान 1 है तो इसका मतलब प्रत्यास्थी संघट है, E का मान 0 है तो पूर्णतः अप्रत्यास्थी संघट है, और इसके अलावा कोई और संघट होगा तो उस E का मान 0 और 1 के बीच में होगा। अब बच्चों थोड़ी सी मेहनत और करेंगे हम, थोड़ी सी मेहनत। ठीक है, आप कहोगे वो मेहनत क्या है?
मैंने कहा मान लेते हैं एक वी में संघट हो रहा है, एक वी में मतलब आमने सामने का संघट रहेगा, एक वी में संघट हो रहा है। लेकिन मैंने कहीं भी अब ये नहीं बोला कि ये प्रत्यास्थी संघट है या अप्रत्यास्थी संघट है, मुझे नहीं पता बच्चों ये कैसा संघट है। हमने मान लिया, हमें बस ये पता है कि इस संघट के लिए जो पुनर्स्थापन गुणांक है उसका मान E है। आपने कहा ठीक। हमने कहा इसका द्रव्यमान m1 और ये आगे जा रहा है u1 वेग से, ये m2, ये जा रहा है आगे u2 वेग से, टक्कर हुई। टक्कर के बाद ये जो m1 है इसका वेग v1 हो गया और जो हमारा m2 है उसका वेग v2 हो गया। तो मैंने आपसे पूछा कि इस v1 और v2 का मान मुझे बताओ। बच्चों जब हमने ये पूर्णतः प्रत्यास्थी संघट पढ़ा था तो मैंने आपको दो फॉर्मूला याद कराए थे v1 और v2 के। एक ऐसा ही फॉर्मूला हम ऐसे निकालेंगे जो हर प्रकार के इसलिए संघट के लिए लग जाएगा। जब वो हमने निकाला था, आपको ध्यान हो, जब v1 निकालते तो लिखते थे m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ऐसा ही फॉर्मूला अब हम हर एक प्रकार के संघट के लिए निकाल देंगे। पहली बार बच्चों ये सुन लो, फॉर्मूला याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो भी नहीं थी, ये भी ये नहीं है। लेकिन अगर फॉर्मूला याद हो जाए तो कुछ क्वेश्चन हम जल्दी से कर पाते हैं, इसलिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले लगाएंगे बच्चों संवेग संरक्षण। अब मैं बच्चों की तरह नहीं लिखूंगा, आप लिखते जाएं। यहाँ का संवेग है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू, संघट के बाद आपने कहा m1 v1 प्लस m2 v2। आपने कहा ठीक है। और दूसरा क्या लगाएं? अब तो बच्चों मुझे पता भी नहीं है कि ये संघट कैसा है, तो मैं यहाँ ऊर्जा संरक्षण, गतिज ऊर्जा का संरक्षण तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकता हूँ, इसलिए मैं अब लगाऊंगा पुनर्स्थापन गुणांक का फॉर्मूला E बराबर क्या कहता है, E v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, u1 माइनस u2। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ ये सारी चीज़ें एक ही रेखा के अनुदिश हैं, इसलिए मुझे अब इन वेक्टर को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो लगा के कर भी सकते हैं। तो यहाँ से जो v2 माइनस v1 आएगा बच्चों, वो आ जाएगा E u1 माइनस u2, ये इधर चला गया। यहाँ से मैं v2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये उधर जाएगा v1 प्लस E u1 माइनस u2। और अगर बच्चों मैं इस v2 का मान यहाँ रख दूँ तो मैं यहाँ से v1 का मान निकाल सकता हूँ। तो आप कहेंगे यह आ जाएगा m1 u1, वेक्टर हटा रहा हूँ बच्चों में, m2 u2, m1 v1 m2 v2। v2 का मान है v1 प्लस E u1 माइनस u2। ये u है बच्चों, u v मत समझना इसको, क्या है ये u1 माइनस u2। यहाँ से हमारा काम है v1 निकालना, m1 u1 m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस em2 u1 माइनस u2। आपने कहा ठीक है, v1 निकालना है तो यहाँ से मैं v1 वालों को एक तरफ लिख लूँगा अभी, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, यहाँ से v1 कॉमन आ गया, ये बचा m1 प्लस m2। और बच्चों ये बन जाएगा em2 u1 माइनस em2 u2। इसको यहीं रखा, v1 के साथ कौन, m1 प्लस m2 कैलकुलेशन है, इसको इधर ले आया तो ये बनेगा m1 u1 और ये आ जाएगा बच्चों प्लस m2 u2। इधर आएगा ये प्लस हो जाएगा, इधर आके em2 u2 और ये इधर आके आ जाएगा माइनस em2 u1। आपने कहा ठीक है। एक काम किया बच्चों हमने, ये u1 है, ये u1 है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से u1 कॉमन लूंगा तो बचेगा m1 माइनस em2 और साथ में आएगा u1 जो हमने कॉमन लिया, प्लस यहाँ u2 कॉमन है, u2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा m2 प्लस em2, m2 प्लस em2 और कॉमन आ गया u2। और बच्चों यहाँ से m2 भी कॉमन आ जाएगा। और आप अगर देखें ध्यान से तो यहाँ से v1 का जो मान हमारा आया वो आएगा m1 माइनस em2 अपॉन
m1 प्लस m2 और साथ में चलेगा u1। यहाँ आएगा m2 भी कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1 प्लस e और यहाँ आ गया u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, ये हमने v1 का फॉर्मूला निकाला। आपको ध्यान हो तो वहां भी लगभग ऐसा फॉर्मूला आता था, क्योंकि वो पूर्णतः प्रत्यास्थी संघट हमने पढ़ा था जिसमें e का मान 1 होता है। तो फॉर्मूला हमारा बना था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, और जब 1 रखा था 1 प्लस 1 2 हो गया था, वो आया था 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। लेकिन मजे की बात ये है, अब आप इस फॉर्मूला को किसी के भी लिए लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल भी करेंगे। होमवर्क आपका ये है कि आप इस v1 का मान यहाँ डाल के v2 का मान निकाल लेंगे, जिसको मैं आपको सीधा लिख के दे रहा हूँ कि v2 का मान क्या आएगा। v2 का मान आएगा बच्चों, ये बदल दो बस, m2 माइनस ई m1 बदल दो, m2 माइनस ई m1 अपॉन नीचे जो का तो रहेगा m1 प्लस m2, u1 की वजह जगह आ जाएगा u2 प्लस m2 की जगह आ जाएगा m1, ऊपर आएगा 1 प्लस ई अपॉन m1 प्लस m2 और बाहर आ जाएगा u1। हमने बदल दिया, आप इसको करके देख लेना। जैसे मैंने आपको बताया कि v1 का मान यहाँ रख के v2 निकाल लेना, ये आएगा। ठीक है, ये मुझे आपको बताना था। आप इन दो फॉर्मूला को याद रख भी सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो ना रखो, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक सम कर लेंगे बिल्कुल इनको। जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला याद रख सको तो रख लो, वरना बेसिक से हो जाएंगे। ये हटा दिया, मतलब ये कर दिया बच्चों, और इसको हम हटा देंगे। करते हैं बच्चों इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल करके देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम और तब करेंगे हम न्यूमेरिकल पुनर्स्थापन गुणांक ई के ऊपर। ठीक है, वैसे तो ई का यूज यहां भी होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों में, पहला क्वेश्चन है कि एक बॉल ये 2 kg की जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और सामने इसके है 3 kg की एक बॉल जो 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है। टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के बाद हमें ये 2 kg का वेग निकालना है, जिसको हम v1 बोल देते हैं, और मुझे इस 3 kg का वेग भी निकालना है, जिसको हम v2 बोल देते हैं। और हमें ये कहा गया कि जो यहाँ संघट हो रहा है उस संघट के लिए E का मान 1/2 है, मतलब ये पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट नहीं है और ना ही ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट है, ये कहीं बीच की बात कर रहा है। दो फॉर्मूला निकालने हैं, उससे भी कर सकते हैं, बेसिक से कर दो तो बहुत ही अच्छा। कई बार ऐसा होता है फॉर्मूला हमारा टाइम बचा देता है। ठीक है, देखो बताता हूँ। पहले क्या करें, संवेग संरक्षण। यहाँ का संवेग mv 5 दूनी 10 प्लस यहाँ का 3 दूनी 6, यहाँ का नहीं पता है तो यह आ जाएगा 2v1, एक ही दिशा में चल रहे हैं 3v2। आप कहोगे भैया अगर विपरीत दिशा में चल रहे हो, मैंने कहा भी पता थोड़ी है, तो आप अपनी मर्जी से ही मान लो कि मान लो दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं, दोनों प्लस आ गए तो हम सही थे, कोई एक माइनस आ गया तो ये समझ आएंगे कि वो विपरीत दिशा में चलेगा। ये हो जाएगा 16, 2v1 प्लस 3v2 का मान आ गया बच्चों 16, समीकरण नंबर 1। इतना तो है बस। दूसरी बात, अब लगाओ E का फॉर्मूला। E का फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, E होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। E कितना है, 1/2 है। v2 पता नहीं है, v1 पता नहीं है, u1 है 5, u2 है कितना 2, तो यहाँ से v2 माइनस v1, 5 में से 2 गए 3, 3/2 आ गया। रख दो। देखो बच्चों, एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, तो मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ। 2v2 माइनस 2v1 बराबर ये 3 आ गया। यहाँ हमारा देखो, हाँ इसको आज लाओ लिखो, यह जाएगा 2v2 माइनस 2v1 बराबर 3। आप अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2v1 से 2v1 जाएगा, 3 और 2 5, v2 आ जाएगा, 16 और 3 19 हो जाएंगे। तो यहाँ से v2 का मान आ जाएगा 19/5, 5 × 15, 5 × 40, 3.8 मीटर पर सेकेंड। ये v2 आ गया। अब इस v2 का मान इस इक्वेशन में रख दो तो v1 आ जाएगा हमारा। तो आपने कहा v2 का मान है 3.8 माइनस 2v1 बराबर 3,
उसको उधर ले जाओ, 2v1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 × 16, 2 × 6 और 1 7, और ये 3 इधर आ जाएगा माइनस 2v1 बराबर 7 में से 3 गए, यह जाएगा 4.6 और v1 आ जाएगा 2.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको फॉर्मूला से भी करके देख सकते हैं, सेम आंसर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने कहा ठीक है, ये तो बड़े आसान क्वेश्चन है। हाँ, ऐसे ही आसान, देखो मैं वहाँ क्या करता था, जब हम प्रत्यास्थी संगठन करें तो हम क्या करते थे, पहले संवेग संरक्षण लगाते थे, हाँ, और फिर कहते थे कि यहाँ पृथक्करण वेग जो होगा वो उपगमन वेग के बराबर होगा, मतलब दोनों को बराबर रख देते थे, क्योंकि वहाँ ई का मान 1 होता था। हाँ, हम वहाँ ई की बात नहीं करते थे, हम ये कहते थे कि प्रत्यास्थ संघट है, और सुनते ही समझ जाते थे कि दोनों बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, जब बराबर होंगे तो ई का मान 1 होगा। इसलिए अब ये कर हम वही रहे हैं, बस अब ई का मान 1 नहीं है, ई का मान कुछ और दे दिया जाएगा। जैसे मान लो ई का मान 0 दे देंगे तो आप समझ जाओगे दोनों चिपक के चलेंगे, यहीं से आप क्वेश्चन कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस बार हम ये कर लेते हैं बच्चों कि इसको विपरीत दिशा में चलाते हैं, इस 3 kg को। ठीक है, इस 3 kg को हम चलाएंगे विपरीत दिशा में, जिससे आपको मैं समझाता हूँ कि इक्वेशन कैसे लगाए। हमें कहा ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और 3 kg वाली भी हमारी मान लो चल रही है 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, हमें ये कहा गया है कि टक्कर के बाद इनका वेग निकाल लो, और जो टक्कर हो रही है उसका जो प्रत्यास्थापन गुणांक है या पुनर्स्थापन गुणांक जो है वो 1/3 है। बच्चों, पुनर्स्थापन गुणांक को प्रत्यास्थापन गुणांक भी कह देते हैं। हमें नहीं पता कि टक्कर के बाद ये कैसे चलेगी, तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि दोनों ऐसे चलेंगे। ठीक है, जब मुझे नहीं पता तो मैं मान लिया, कहा कि लगाओ संवेग संरक्षण। अब कोई भैया वो फॉर्मूला याद निकलवाया, उसका कुछ काम है क्या? मैंने काम तो नहीं है, क्वेश्चन कर सकते हैं, करके दिखा दूंगा मैं एक बार अभी। मैंने कहा कि पहले करते हैं बेसिक से, संवेग संरक्षण लगाते हैं। इसका है 5 दूनी 10, ये ऐसे जा रहा है तो प्लस, पहले ये ऐसे ही जा रहा था तो प्लस लिया था, लेकिन अब विपरीत दिशा में आ रहा तो माइनस लिखेंगे, 4 × 12 बराबर इसका 2v1 प्लस 3v2। तो यहाँ से 2v1 प्लस 3v2 हमारा आ गया -2। ठीक है, आपने कहा ठीक है, अब लगा लो ई का फॉर्मूला। ई का फॉर्मूला होता है v2 - v1 अपॉन u1 - u2। ई का मान है 1/3, v2 - v1 पता ही नहीं है, u1 इधर जा रहा है तो 5 लिया, v1 वापस जा रहा है तो माइनस लेंगे, -4। देखो बच्चों, ये मत सोचना है पहले माइनस इस की दिशा बता रहे हैं, ना ना ना, ये परिभाषा से आया है। ये ऐसे जा रहा है तो प्लस लिया है, ये ऐसे जा रहा है तो 4 को मैं -4 लिखूंगा, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। तो 5 माइनस प्लस 4, 5 और 4 9 आएगा इधर, 9 जाएगा 3 से 3 आ गया, तो v2 - v1 हमारा आ गया 3। अब मुझे एक बात बताओ, मैं v1 v2 निकालना चाहता हूँ, यहाँ v2 3 है, यहाँ v2 1, ऐसा कर लेता हूँ, 2 से गुना कर देता हूँ। यहाँ 2 से जब गुना करेंगे तो बनेगा 2v2 - 2v1 और 2 दिया 6, समीकरण नंबर 2। जैसे ही जोड़ा ये गए, और 2 और 3 5v2 हमारे हो गए, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, तो v2 हमारा आ गया 4/5, मतलब 0.8 मीटर पर सेकंड। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो v2 प्लस आया है, मतलब जो दिशा मैंने माननी है वो सही है। ठीक है, अगर प्लस आ रहा है तो सही है, माइनस मानना है तो विपरीत आ जाएगी। इस v2 का मान यहाँ रख देंगे, v2 का मान 0.8 - v1 बराबर 3। v1 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 0.8 यहीं रहेगा, 3 इधर आएगा, -3। 3 में से जो 0.8 जाएंगे तो बचेगा 2.2, लेकिन माइनस का मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो मैंने v1 को मानना है वो दिशा सही नहीं है, ये आगे नहीं जाएगा, क्योंकि माइनस आ रहा है तो टकरा के पीछे आएगा। इतनी सी बात है। ठीक है, उम्मीद है अब आप ये ई वाले क्वेश्चन भी कर लोगे। आप कहोगे भैया आप ये कहते कि ये स्कूल के एग्जाम में नहीं है, लेकिन ये तो उससे भी आसान है। मैंने कहा हाँ आसान है, लेकिन फिर भी हमारे स्कूल के सिलेबस में इस ई की बात नहीं की जाती। अगर स्कूल के टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब बहुत अच्छी बात है, वरना स्कूल के सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ से हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, घुमा फिरा के नहीं बातें की जाएंगी। क्या इसको मैं आपको फॉर्मूला से भी करके दिखाऊं? तो मुझे बताओ v1 का फॉर्मूला अभी क्या आया था? v1 का फॉर्मूला आया था बच्चों m1 - em2 अपॉन m1 प्लस m2, और आया था साथ में u1 प्लस 2, 1 मिनट 2 नहीं आया था,
यहाँ आया था m2 1 प्लस ई, साथ अपॉन आया था m1 प्लस m2 और यहाँ आया था u2। तो देखो v1 का मान निकाल के देखेंगे कि मैच करेगा या नहीं करेगा। आपने कहा m1 कितना है, m1 है 2, ई कितना है 1/3, m2 कितना है ये 3 है, m1 है 2 और ये है 3, 2 प्लस 3, u1 है बच्चों 5 प्लस m2 है कितना 3, 1, ई का मान है 1/3, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, u2 कितना है वापस जा रहा है तो ये माइनस लिखना पड़ेगा -4। ठीक है बच्चों, हमने कहा ठीक है, 3 से गया 3, 2 में से 1 गया 1, 1/5 गुना 5 ये प्लस, आपने कहा 3 और 1 4, 4/3, 3 से 3 गया ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 5 और ये -4। ठीक है, इस 4 को भी ऐसा ही लिख देता हूँ। 5 से गया 5, हाँ बच्चों 1 बचा और ये -16/5। आपने कहा ठीक, 5 5 एकम 5 -16/5, 16 में से 5 गए -11/5 और जैसे ही आप भाग करोगे इसको तो यही आएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आप V2 का फॉर्मूला लगा के देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं होगी भाई। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे और टॉपिक्स की जो हमारे नीट जेईई में लगातार पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहां से बच्चों क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है, कॉन्सेप्ट समझाते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट है एक कि ये एक कोई तल है, ठीक है, या कोई दीवार है या कोई फर्श है, ऐसा बोल दिया जाए। आपको दीवार भी बोल सकते हैं, फर्श भी बोल सकते हैं। और हमें ये कह दिया गया कि ये बहुत भारी दीवार है या बहुत भारी फर्श है, ऐसा बोलना जाएगा कि फर्श है तो हम मान के चलेंगे कि भारी फर्श होगा, दीवार है तो हम मान के चलेंगे कि कोई भारी फर्श होगा। और हमें ये कहा कि यहाँ से एक m द्रव्यमान की वस्तु जब यहाँ आके टकराती है, यहाँ आके टकराती है तो टकराते टाइम उसका नीचे की तरफ वेग u है। समझना ध्यान से बात, ये बॉल यहाँ से छोड़ दी, मुझे नहीं पता ऊपर इसका वेग कितना था, लेकिन जब ये फर्श से आके टकराई तो उसका वेग u है। तो बच्चों यहाँ संघट हो रहा है। अब मुझे नहीं पता संघट कैसा है, तो मैंने मान लिया कि जो हमारा पुनर्स्थापन गुणांक है वो e है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं। आपने बच्चों देखा भी होगा कि अगर आप कोई बॉल लो और उसको ऐसे छोड़ दो तो फर्श से लग के ऊपर उठती है। तो हमारा यहाँ से सवाल ये है कि जब ये वापस टकरा के ऊपर जाएगी, अब यहाँ से अलग यहाँ बना रहा हूँ उसको, तो इसका वेग कितना होगा टकराने के एकदम बाद। आपने कहा मान लेते हैं इसका वेग v है, वेक्टर भी लगा लेता हूँ, वेक्टर की बात हम कर लेंगे। ध्यान से सुनना, ये वेग u टकराने से जस्ट पहले है। ये मत मानना कि यहाँ इसका वेग u था, ना, फर्श से टकराने से थोड़ा सा पहले जब वो टकराने वाली थी उसका वेग u है। जब ये ऊपर जाएगी तो उसका वेग v हो गया होगा। ये वेग बहुत दूर की बात नहीं है, फर्श से टकराने के जस्ट बाद, ये जस्ट पहले, ये जस्ट बाद। मैंने कहा इस v का मान निकाल लो। आपने कहा मुझे पता है कि जो e होता है वो क्या होता है बताना, e होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। आपने कहा ठीक। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो u1 है, u1 ये बॉल का वेग है टकराने से पहले जो कि u है। आपने कहा ठीक है। u2 क्या है, u2 होता था जिससे वो टकराया किससे, इस फर्श से। ये फर्श विराम में है, मतलब इसका वेग 0 है फर्श का, और फर्श के वेग को u2 मानेंगे। क्या टकराने के बाद फर्श चलने लगेगा? आप कहेंगे नहीं, फर्श वहीं के वहीं रहेगा, तो ये जो v2 है ये भी 0 होगा। भाई मुझे एक बात बता दो, अगर दो बॉल है, ये पहली है तो इसको हम u1 बोलते थे, दूसरी को हम u2 बोलते थे। टकराने के बाद इसका वेग v1 हो जाता था, इसका वेग v2 हो जाता था। मैंने कहा यहाँ पहले बॉल है, बॉल का वेग कितना है u, ये u1 का काम करेगा। फर्श से टकराई है, फर्श का वेग कितना होगा u2 जो कि 0 है। टकराने के बाद बॉल का वेग कितना हो गया v1, और टकराने के बाद फर्श का वेग हो गया v2 जो कि वो भी 0 है। रखते हैं वैल्यू, e बराबर
v2 है फर्श का वेग टकराने के बाद 0, v1 है बॉल का वेग टकराने के बाद, जो कि हमने v मानना है, हमने कहा v अपॉन u1 बॉल का वेग टकराने से जस्ट पहले, हमने कहा ये u है, आपने कहा ठीक है, और u2 है फर्श का वेग टकराने से पहले, जो कि शुरू में भी 0 है, फर्श नहीं चल रहा है। तो आप ध्यान से देखें अगर, तो आ जाएगा -v/u, या ये कहिए कि यहाँ से जो v निकल के आएगा वो आएगा -eu। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आप इसको नोट करेंगे और आप इसको ध्यान रखेंगे क्या, कि अगर कोई वस्तु किसी बहुत भारी वस्तु से जो सामने रखी है उससे टकराए, जैसे मैं एक बॉल लूँ और फेंक के दीवार में मारूं, तो जो बॉल आएगी, जो जाते अगर उसका वेग u है तो उसका आते हुए वेग -eu होगा। ये माइनस केवल दिशा बता रहा है कि पहले बॉल आगे जा रही थी, टकराते हुए वापस आएगी, वरना इस माइनस का और कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं ये कहूँ कि बॉल का वेग टकराने से जस्ट पहले u था, तो टकराने के बाद कितना होगा eu, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल नीट जेईई के बड़ी आसानी से हम कर लेंगे, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चों ऐसा होता है जब क्लास में हम पढ़ाते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि हम इसको संवेग संरक्षण के सिद्धांत से नहीं कर सकते क्या, या अगर हम बच्चों को करने के लिए दे दें तो बच्चे इसमें संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत लगाते हैं उससे जो रिजल्ट आता है वो भी एक बार आप देखेंगे। आप ये देखेंगे कि टकराने से पहले इस बॉल का वेग संवेग कितना है, आप कहोगे mu, आपने कहा ठीक। अच्छा जी, फर्श का कितना है, फर्श विराम में 0, आपने कहा ठीक। टकराने के बाद बॉल का कितना हो गया mv, ठीक है, आपने कहा ठीक। और फर्श का कितना है 0, तो यहाँ से निकल के आता है mu बराबर mv, और m से गया m, तो u बराबर आ जाता है v। कहीं ना कहीं हमें देखना है, ये माइनस लगा देंगे क्योंकि ये बॉल ऊपर जा रही है, दिशा विपरीत होगी, तो यहाँ माइनस। तो फिर बच्चे कहते हैं कि भैया आपने यहाँ तो कहा कि v है -eu और यहाँ v आ रहा है हमारा -u, तो वे कहते हैं या तो फिर ये रिजल्ट गलत है क्योंकि इससे अलग आया है, या फिर संवेग संरक्षण गलत है। मैंने कहा बच्चों गलत कुछ भी नहीं है, हाँ यहाँ थोड़ा सा हमने ये मान लिया थोड़ा सा कि फर्श बिल्कुल नहीं हिलेगा, बॉल के टकराने पे फर्श बिल्कुल नहीं हिलेगा, लेकिन बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ संवेग जरूर इसके पास आएगा, भले ही बॉल इसको जाके फर्श को दीवार को हिला ना पाई हो, लेकिन फर्श या दीवार के पास कुछ ना कुछ संवेग आया है। तो आप इसको संवेग संरक्षण के सिद्धांत से नहीं करेंगे। अगर आप इसको संवेग संरक्षण के सिद्धांत से करना है तो आपको इस फर्श को भी कुछ ना कुछ वेग दे के दिखाना पड़ेगा। हाँ, टक्कर से पहले इसका संवेग 0 है, पक्की बात, लेकिन टक्कर के बाद आप इसके संवेग को 0 मान रहे हैं, ये भाई साहब सही बात नहीं है। आपने कहा फिर यहाँ क्यों मानना, मैंने कहा मैं तो कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है, ये तब मान रहा हूँ कि जब बहुत बड़ी वस्तु हो तब हम इसके वेग को लगभग, जो सच बात है, क्या आप बताएंगे कि फर्श से टकराने पे फर्श हिलेगा क्या, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ संवेग तो गया है, इसलिए इस रिजल्ट को हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत से नहीं निकालते। समझने की कोशिश करो, संवेग संरक्षण सिद्धांत फेल नहीं हुआ है कि आपने ऐसे लगा दिया तो रिजल्ट ये आया कि ये तो रिजल्ट गलत है। बच्चों यहाँ आपको 0 नहीं लिखना है, क्योंकि हम ये मान लेंगे कि इसका भी संवेग कुछ ना कुछ रहा होगा। आप कहेंगे जब ये हिला ही नहीं तो संवेग, मैंने कहा तो आपको दिख ही तो नहीं रहा, महसूस तो नहीं हो रहा, फर्श हिला तो होगा थोड़ा बहुत, चाहे वो बहुत हल्का हिला है, हिला जरूर होगा, इसलिए आपको यहाँ कुछ ना कुछ संवेग लिखना पड़ेगा। तो जब हम बच्चों ये रिजल्ट निकालते हैं तो हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत से नहीं करते, और ना आप ये लोग ये कहेंगे कि यहाँ संवेग संरक्षण का सिद्धांत फेल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कहूँ तो आप कहोगे कि अगर इसको आप बिल्कुल सही लिखना चाहते हैं तो आपको इसको कुछ ना कुछ वेग देना पड़ेगा। मान लो टकराने के बाद फर्श का वेग v हो गया है, तो आप क्या करोगे, u1 जो कि हमारी बॉल का वेग है टकराने से पहले, u फर्श का वेग पहले 0 ही है, ये फर्श का वेग, यहाँ अब आपको ये v लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये v लिखना पड़ेगा। ये एक्चुअल रिजल्ट है बच्चों इसका, लेकिन अभी हम इस फर्श के वेग को शून्य मान के अपने इस रिजल्ट की बात करेंगे, तो हमने कहा ये आएगा v बराबर -eu। बच्चों यही हम यूज करते हैं, तो ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, अब मान लो ये v वेग से गई, कुछ ऊपर जाएगी कुछ ऊपर जाएगी, फिर जाके ही नीचे आएगी, और नीचे आते हुए फिर वापस टकराएगी, तब इसका वेग कितना होगा
टकराते हुए आपने कहा v वेग से ऊपर गई थी तो वापस इसका वेग v ही होगा। लेकिन अब ये टकरा के जब ऊपर जाएगी तब इसका वेग कितना होगा, तब आप कहोगे इसका वेग ev होगा। कितना होगा, ev। अच्छा मुझे बताना एक बार सोच के, मैं इसको हटा रहा हूं, बढ़िया चीज है ये कि यहां पुनर्स्थापन गुणांक e है, वस्तु आई u वेग से टकराई तो ऊपर जाएगी कितने वेग से, आपने कहा ये ऊपर जाएगी eu से। कितने से, eu से। अच्छा ऊपर गई eu से, वापस आते हुए फिर यहाँ नीचे कितना हो जाएगा, आप कहोगे नीचे फिर इसका eu होगा। भाई यहां से जितने से चलेगी वापस उतने से ही आएगी। अब जब ये टकराई ऊपर कितने से जाएगी, तो आप कहोगे e इंटू eu से, e इंटू eu से मतलब e स्क्वायर u से। फिर वापस नीचे आएगी, यहाँ फिर कितने वेग से नीचे आएगी, आप कहोगे इतने ही वेग से आएगी। ठीक है, जब ये टकरा के वापस ऊपर जाएगी तब इसका वेग कितना होगा, आपने कहा इसका वेग हो जाएगा e क्यूब बटे u, मतलब हर बार वेग e टाइम्स हो जाएगा। और आपको पता है e का मान 1 से तो कम ही होगा। अगर प्रत्यास्थ संघट है तो क्या होगा, u से आई, e का मान 1 होता है, फिर u से ऊपर जाएगी, फिर u से नीचे आएगी, फिर u से ऊपर जाएगी, लगातार बोल ऊपर उतने ही वेग से जाती रहेगी। लेकिन बच्चों कभी भी e का मान हमेशा परफेक्ट 1 नहीं हो सकता, पूर्णतः सब प्रत्यास्थ संघट होना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए e का मान 1 से थोड़ा सा कम होगा, इसलिए हर टक्कर में इस बॉल का वेग कुछ ना कुछ कम होता जाएगा। पहले u था, एक टक्कर के बाद eu हो जाएगा, 2 टक्कर के बाद e स्क्वायर u हो जाएगा, 3 टक्कर के बाद e क्यूब बट u हो जाएगा, n टक्कर के बाद वेग आप कहोगे 1 के बाद eu हुआ था, 2 के बाद e स्क्वायर, 3 के बाद e की पावर 3, 4 के बाद e की पावर 4, n के बाद हो जाएगा e की पावर n u। उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा कि बच्चों हर बार वेग करके दिखाया है कि अगर u से आया है तो ऊपर eu से जाएगा। अब वापस ये फिर eu से आएगा, eu के बाद जाने के बाद फिर e से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये e स्क्वायर u हो जाएगा। एक चीज तो ये बच्चों कि n टक्कर के बाद इसका वेग कितना है। एक चीज हमें ये पूछता है कि भाई अगर मैं कहूं कि यहां से मैंने कोई बॉल ऊपर की तरफ u वेग से फेंकी, कितने वेग से फेंकी, u वेग से, तो ये जाएगी फिर वापस कितने से आएगी u। बच्चों मैं वापस यहां नहीं बना रहा हूं, तो यहां बना रहा हूं, समझना। तो उसका नीचे की तरफ वेग कितना होगा, आपने कहा अभी सुना है हमने u। ये मत सोचना बॉल ऐसे है ये इधर जा रही है, ना, मैं कह रहा हूँ बॉल ऊपर गई वापस नीचे आई, समझाने के लिए अलग बनाया है। अब मुझे बताओ ये जब वापस ऊपर जाएगी तो कितने वेग से जाएगी, आपने कहा अब ये जाएगी eu से, फिर ये वापस नीचे आएगी, मतलब ऐसे चल रहा है, बॉल ऊपर गई फिर नीचे आई, बॉल ऊपर गई फिर नीचे आई, बॉल ऊपर गई फिर नीचे आई। लेकिन ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे ये सोचना मत कि ये ऐसे चल रही है ना। अब ये नीचे आई कितने वेग से, आपने कहा जितने से गई थी। अब यहाँ से ऊपर जाएगी कितने वेग से, आपने कहा e स्क्वायर u से। लेकिन अब हमारी कहानी कुछ और है, ये तो हमने कर लिया। मैंने आपको कहा कि मान लेते हैं कि जब हमने इसको u वेग से फेंका तो ये यहाँ तक गई, और मान लेते हैं जो ये हाइट है ये h है। अभी संघट नहीं हुआ, मैंने एक बॉल यहाँ से ऐसे फेंकी तो बॉल h ऊपर तक गई और फिर नीचे आई। जब पहला संघट होगा क्या वो फिर h ऊपर जाएगी, आपने कहा देखते हैं। हमने पूछा ये कितना ऊपर जाएगी, तो मैंने मान लिया मैंने, मुझे पता है उतना ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ा कम जाएगी। मैंने मान लिया कि ये h1 ऊपर जाएगी। अच्छा दूसरे टक्कर के बाद हमने कहा मान लेते हैं यहाँ तक जाएगी, कितना ऊपर, h2 तक। अच्छा जी तीसरी टक्कर के बाद मैंने मान लिया कि ये यहाँ जाएगी, कितना ऊपर, h3 की तक। मैंने कहा इनका मान निकालते हैं। पहली बात तो ये है कि u स्क्वायर u से ऊपर गई तो वापस भी u स्क्वायर से आएगी, e स्क्वायर u, और ऊपर जाएगी अब यहाँ ये e की पावर 3 u। अब मैं इस h1 h2 h3 के मान निकालना चाहता हूँ। पहले बच्चों इस h का मान निकाल लेते हैं। क्या हमें पता है गति, ये हम गुरुत्व के अधीन गति है, ऊपर फेंका तो पृथ्वी इसको नीचे खींच रही होगी तभी तो नीचे आई है। आपने कहा हाँ, तो हमने कहा यहाँ जाके इसका वेग शून्य हो गया होगा, तो मैं लगा देता हूँ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आपने कहा यहाँ जाके इसका अंतिम वेग शून्य हो गया तभी तो रुकी है। शुरू में u था,
ए का मान बच्चों होता है माइनस जी, एस कितना है, कितना ऊपर गई है एच, तो यह आ जाएगा प्लस एच। यहाँ से इस यू स्क्वायर का मान आ जाएगा 2gh, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, और h का मान आ जाएगा यू स्क्वायर बटे 2g। आपने कहा ठीक है, मतलब मैं इसको हटा रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि अगर वस्तु सबसे पहले ऊपर कितना गई है, h का मान जो है हमारा वो है यू स्क्वायर बटे 2g। तो अब मैं इस h1 का मान निकालना चाहता हूँ, तो h1 का मान क्या होगा, आप कहोगे h1 का मान होगा, ये u है क्योंकि यहाँ से गई, अब यहाँ कितना है eu, तो आ जाएगा eu का स्क्वायर बटे 2g। आपने कहा ठीक है, मैंने कहा अच्छा बताना ये अलग लिख सकता हूँ यू स्क्वायर बटे 2g। हाँ घबराना मत बच्चों, यहाँ भी आप गति की समीकरण लगा सकते हैं तीसरे वाली, यहाँ जाकर वेग फिर शून्य हो जाएगा, अब की बार h की जगह h1 आएगा, u की जगह eu आएगा, तो ये आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ ना, ये जो यू स्क्वायर बटे 2g है ये कितना है h है, ये कितना है h, इसका मतलब जो हमारा h1 आया है, जो हमारा h1 आया है वो आया है e स्क्वायर h, कितना आया है e स्क्वायर h। हाँ अब हम निकालते हैं h2। आपने कहा h2 के लिए क्या करें, h2 के लिए वेग कितना है, आपने कहा e स्क्वायर u, जैसे यहाँ u का स्क्वायर किया है तो यहाँ e स्क्वायर u का स्क्वायर करेंगे और बटे आएगा 2g। मैंने कहा e का स्क्वायर e की घात 4 और u का स्क्वायर बटे 2g, और ये u स्क्वायर बटे 2g क्या है h है, तो मैं लिख सकता हूँ e की पावर 4h, मतलब जो हमारा h2 आएगा इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा e स्क्वायर u, इस h2 का मान आएगा e की घात 4h। देखो यहाँ h है, यहाँ e की घात 2h है, e की घात 4h है, तो मुझे लग रहा है ये e की पावर 6h आएगा, चाहे करके देख लो। h3 के लिए वेग कितना है, e की घात 3 u का स्क्वायर होगा और बटे 2g आएगा, ये बनेगा e की घात 6 और u स्क्वायर बटे 2g, ये होगा हमारा h, तो h3 का मान आएगा e की घात 6h। ठीक है, तो मैंने पूछा आपसे कि एक बार टकराने के बाद कितनी ऊंचाई है, आपने कहा e स्क्वायर h। ये स्क्वायर h है कि पहले हमने कितने ऊपर उसको फेंका था, अगर पहले वस्तु h जा रही है, या ये कहो कि हम h ऊंचाई से इसको छोड़ दें, तो टक्कर होने के बाद ये e स्क्वायर h जाएगी, एक टक्कर के बाद, दो टक्कर के बाद e की घात 4h, तीन टक्कर के बाद e की घात 6h। तो आपको एक बात समझ आ रही है, एक टक्कर का मतलब 1 गुणा 2, दो टक्कर का मतलब 2 गुणा 2, तीन टक्कर का मतलब 3 गुणा 2, तो n टक्कर का मतलब क्या होगा n गुणा 2। तो n टक्कर के बाद प्राप्त ऊंचाई है, तो आप कहोगे यहाँ जाएगा e 2n, e की घात 2n, और यह जाएगा h, जहाँ h क्या है, जहाँ हमने उसे कितनी ऊंचाई से छोड़ा था, या वस्तु सबसे पहले बिना टक्कर के कितनी ऊंचाई पे थी। आपने कहा ठीक है, क्लियर है बात, आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। मैंने कहा मुश्किल तो है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम की मैंने कहा कि मुझे बताओ जब मैंने इसको फेंका था ऊपर, तो ये ऊपर जाने में कितना टाइम लगा था, आपने कहा v बराबर u प्लस जी टी, जाके ऊपर वेग 0 हो गया है, u था, g का मान माइनस जी रख देंगे t, तो t आ जाएगा u बटे जी। आपने कहा हाँ यही होता है ना, देखो यहाँ जाके वेग 0 हो गया, यहाँ से फेंका था u से, g का मान माइनस जी, या ऐसा कहो कि इसको a लिख दें हम, v बराबर u प्लस ए टी, तो टाइम लगा है u बटे जी। मैं पूछूं ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, भैया इतना ही लगेगा, जितना ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही नीचे आने में, मतलब नीचे आने में t u बटे जी लग रहा है। यहाँ बताना, आपने कहा लगा दो v बराबर u प्लस ए टी, v फिर से 0 हो जाएगा, u कितना है यहाँ eu है, a कितना है g है, तो यह आ जाएगा t, तो यहाँ इसको मैं t1 बोल देता हूँ, t1, तो t1 आ जाएगा eu बटे g, या ये कहो कि जो t1 t डैश आया है, t डैश वो आया है u बटे g का मान कितना है t, तो यह आ जाएगा et, कितना et। यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा, मैंने इसको बोला t1 जो कि कितना है et, और t क्या है, t यहाँ का समय है, t यहाँ का समय, यहाँ का et है, तो यहाँ का कितना होगा, आपने कहा फिर लगाओ v बराबर u प्लस ए टी,
v कितना 0, u कितना e स्क्वायर u, a कितना -g, t कितना t डबल डैश, तो यह जाएगा यहाँ से t डबल डैश e स्क्वायर u बटे g क्या है t, तो t डबल डैश आ जाएगा u e स्क्वायर t। मतलब अगर ऊपर से वस्तु को आने में हमने यहाँ से छोड़ा, नीचे आने में t टाइम लग रहा है, तो दूसरी बार उसका टाइम हो जाएगा at, 2 टक्कर के बाद हो जाएगा e स्क्वायर बटे t, 3 टक्कर के बाद हो जाएगा e की घात 3t, 4 के बाद हो जाएगा e की घात 4t, तो n के बाद कितना होगा, n टक्कर के बाद समय मतलब ये समझना बच्चों, समय की किसकी बात कर रहा हूँ कि ये उच्चतम बिंदु पर जाने में कितना समय लेगा, तो आप कहोगे e की घात n t, जहाँ t पहली टक्कर से पहले उसको ऊपर से कितना टाइम लगा था आने में, वो टाइम है। यहाँ से मैंने छोड़ा 2 सेकंड लगे नीचे आने में, फिर कितना लगेगा 2 सेकंड लगे थे तो आ जाएगा 2e, फिर तीसरे में कितना ले जाएगा, तो आप कहोगे e स्क्वायर t कितना है 2। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा। n टक्कर के बाद वेग इतना, n टक्कर के बाद ऊंचाई इतनी, n टक्कर के बाद वेग कितना। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा बच्चों। इसको मैं हटा रहा हूँ अब, और अब लास्ट में करते हैं अपने इस वीडियो के इनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए भाई पहला न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों हम। 1 मिनट रुकेंगे बस आप। चलिए पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है बच्चों, पहला न्यूमेरिकल हमारा ये कह रहा है कि 2 अलग अलग द्रव्यमान की गेंद 30 मीटर पर सेकंड व 20 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। द्रव्यमान नहीं दिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन अलग अलग है। इसको मैंने m1 बोल दिया, इसका वेग है 30 मीटर पर सेकंड। दूसरी वेग बोल जो है वो है m2, अलग द्रव्यमान है, इसका वेग है 20 मीटर पर सेकंड। एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, मैंने बना दिया। संघट के बाद उनके वेग क्रम एक ही दिशा में, संघट हुआ और एक ही दिशा में, अब ये दोनों एक ही दिशा में चलने लगी, क्वेश्चन ये कह रहा है, और वेग हो गए हैं 30 मीटर पर सेकंड और इसका हो गया है 30 मीटर पर सेकंड। हमें कहा गया है कि पुनर्विस्थापन गुणांक ज्ञात करो। बच्चों पुनर्विस्थापन गुणांक ज्ञात करना है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, E बराबर v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2। मुझे बताना v2 क्या होता है, v2 होता है टक्कर के बाद दूसरी गेंद का वेग 30, v1 पहली गेंद का वेग बटे u1 टक्कर से पहले पहली वस्तु का वेग 30, u2 ये 20 है, लेकिन अब मुझे बताओ ये ऐसे चल रहा है, ये विपरीत है, तो ये माइनस लेना पड़ेगा, और माइनस 20। जैसे ही हमने लिखा 30 में से 20 गए 10, और 30 और 20 हो गया 50, ये आ जाएगा 1/5 मतलब 0.2। ई का मान आ गया बच्चों 0.2। ठीक है, कुछ बच्चे सोचेंगे अरे भाई इनका वेग आपस में बदल गया है, जिसका 30 था उसका 20 हो गया, जिसका 20 था उसका 30 हो गया, तो ये तो पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट है। बच्चों एक बात तो ये, पहली बात ये कि वहां वेग की अदला बदली होती थी, बात सच है, यहाँ भी वेग की अदला बदली हुई, लेकिन वहां दोनों द्रव्यमान बराबर होते थे। इसने पहले ही कह दिया कि यहाँ दोनों द्रव्यमान बराबर नहीं है। और एक बात, वहां वेग एक जैसे अदला बदली होते थे, अगर ये ऐसे जा रहा है ये ऐसे जा रहा है, तो इसको इसके जैसा चलना पड़ेगा कि ये विपरीत उसी दिशा में चल रहा है, हाँ ये तो उसी दिशा में चल रहा है, जबकि इसको ऐसे चलना चाहिए था। पहली बात तो यहाँ द्रव्यमान बराबर नहीं है। दूसरी बात, वेग बदला तो है लेकिन दिशा के साथ नहीं बदला है। 30 वाला 30 हुआ उसी दिशा में चल रहा है, जबकि 20 वाला जो है पहले ऐसे चल रहा था, तो इसको जिसका 20 हुआ है उसको ऐसे ही चलना था इसी दिशा में, लेकिन ये चल उसी दिशा में रहा है। समझ रहे हो क्या मेरी बात? नहीं समझ रहे तो फॉर्मूला लगा के देख लो, सीधा आ रहा है E बराबर 0.2। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक वस्तु अपने 2 गुने द्रव्यमान की विराम में स्थित वस्तु से, दूसरा क्वेश्चन, एक वस्तु मान लो इसका भी द्रव्यमान m है और अपने से 2 गुने द्रव्यमान की वस्तु से जो विराम में है उससे टकराती है। ठीक है, यदि पुनर्स्थापन गुणांक E हो तो संघट के पश्चात उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें संघट के बाद चालों का अनुपात बताना है। मैंने मान लिया जो m है उसका v1 हो गया और जो 2m वाली है इसका v2 हो गया। मुझे नहीं पता, एक दिशा में चल रहे हैं विपरीत दिशा में, मैंने तो जब नहीं पता तो अपने आप से मान लिया। इसने कहा है कि हमारा जो पुनर्स्थापन गुणांक है वो E है।
इसका वेग हमने u मान लिया। अच्छा जी, ये विराम में है तो ये 0 हो गया, ठीक है। ये u1 होता है, u1 को मैं u मान लेता हूँ, और विराम में है, विराम में होने का मतलब u2 को हम 0 मान लेंगे। e का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। e है, हाँ जी। v2 कितना है, v2 मानना है। v1 कितना है, v1। u1 हमने u मान लिया। u2 कितना है, 0 है। तो यहाँ से e का मान कितना आया, v2 माइनस v1 अपॉन u। हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है, v1 और v2 का, मतलब v1 बटे v2 निकालना है। तो बच्चों मुझे यहाँ संवेग संरक्षण लगाना पड़ेगा, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। संवेग संरक्षण क्या कहता है, संवेग संरक्षण टक्कर से पहले का संवेग mu प्लस 0 बराबर mv1 प्लस mv2। आपने कहा ठीक है, m गए तो u का मान आ गया v1 प्लस v2। मुझे v1 v2 का अनुपात निकालना है, तो पहले तो मुझे v1 v2 के मान निकाल लेने चाहिए। v2 माइनस v1 आ जाएगा eu, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि v1 प्लस v2 कितना है, u है, ये समीकरण 2 है हमारी। इन दोनों को जोड़ा तो v1 से v1 गया, v2 प्लस v2 2v2, eu प्लस u, यहाँ से u कॉमन आ गया, ये बचा e प्लस 1 और बटे 2, ये v2 का मान आ गया। इस v2 का मान मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास v1 का मान आ जाएगा। v2 है हमारा u बटे 2 e प्लस 1, तो v1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा u माइनस u बटे 2 e प्लस 1। यहाँ से u कॉमन आया, यहाँ बचा 1 माइनस e प्लस 1 बटे 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 माइनस e माइनस 1, तो u बटे 2 में से 1 गया 1 माइनस e। ये बच्चों हमारा v1 आ गया। मुझे v1 बटे v2 निकालना है, अनुपात निकालना है, तो हमने कहा भाग कर दो। ऊपर आएगा u बटे 2 1 माइनस e, नीचे आएगा u बटे 2 e प्लस 1 या 1 प्लस e, u बटे 2 से u बटे 2 गया, v1 बटे v2 आएगा हमारा 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। ये अनुपात आ गया। देखो क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये चीज दी गई थी e, तो आंसर में भी सिर्फ यही आया है। मैंने u अपने आप मानना, v1 v2 अपने आप मानना, तो आंसर में कुछ भी ऐसा नहीं आया जो खुद से मानना। ये निकालना था, कितना आया 1 माइनस ई बटे 1 प्लस ई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, सुनना बच्चों, एक बॉल 32 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरती है। यदि संघट का पुनर्स्थापन गुणांक 1/2 है तो दो संघटों के पश्चात बॉल की फर्श से ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत ही बढ़िया। हमने कहा ये फर्श है कोई, यहाँ एक बॉल है और बॉल फर्श से 32 मीटर की ऊंचाई से छोड़ी जाती है, 32 मीटर की। इसके ये बॉल आई मान लेते हैं, ये एच है। एक तो मैं इसको उससे कराऊंगा जो आपको समझाया, बेसिक से भी कर लेंगे। एच आया है, ई का मान इसने दिया है 1/2। हमें कहा गया है दो संघट के पश्चात, पहला संघट ये होगा, टकरा के वस्तु फिर ऊपर जाएगी। आपने कहा हाँ, फिर वापस आएगी। दूसरा संघट फिर यहाँ होगा, ये पहला संघट है, फिर वापस गई, वापस यहाँ के दूसरा संघट हुआ। बच्चों इसको संघट मत मानना, वैसे ही दिखाया मैंने ऊपर जाने वाला, वरना बॉल यहाँ से यहाँ आएगी। तो ये दो संघट हो गए। दो संघट के बाद हमारा ऊंचाई क्या आती थी, मैंने कहा h2, पहले के बाद h1, दो के बाद h2, और h2 का जो मान होता था वो होता था e⁴h। अभी पीछे वीडियो करके देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला दिखेगा। e का मान है 1/2, उसकी घात 4, h का मान है 32, 2 की घात 16, 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16 गुणा 32, 16 से गया 32, ये आ गया 2 मीटर। मतलब पहली बार वस्तु बॉल 32 मीटर से आएगी, टकराएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर टकराएगी, उसके बाद जो जाएगी वो 2 मीटर जाएगी ऊपर। ठीक है, बेसिक से कैसे करें, अगर हमें ये फॉर्मूला याद ना रहा तो उसके लिए आप याद रखेंगे कि भाई जब यहाँ से वस्तु चली होगी, यहाँ उसका वेग 0 होगा। आपने कहा ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे v² बराबर u² प्लस 2as। v यहाँ का वेग मुझे नहीं पता कितना, आपने कहा ठीक है। u कितना था, 0 था। a कितना, आपने कहा -10 मान लेते हैं। s का मान है नीचे आ रहा है
माइनस 32, माइनस माइनस प्लस 10, 32 दूनी 64, यह आ जाएगा 640 v स्क्वायर का मान। तो v आ जाएगा अंडर रूट 640, 64 होता है 8, अंदर बचेगा अंडर रूट 10, मैंने लिख लिया 8 अंडर रूट 10। ठीक है, आपने कहा ठीक है, मतलब यहाँ जब ये नीचे आया तो उसका वेग 8 अंडर रूट 10 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो कितना होगा, आप कहोगे 8 अंडर रूट 10 और उसमें गुना हो जाएगी e। आपको पता है कि अगर नीचे u से टकराया है तो ऊपर eu से जाएगा, e का मान 1/2 है, 2 से ये गया तो ये आ गया 4 अंडर रूट 10, मतलब यहाँ से ऊपर जाते हुए इसका वेग 4 अंडर रूट 10 है। यहाँ जाएगा, आपने कहा हाँ, यहाँ जाकर इसका वेग 0 हो जाएगा। आपने कहा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v 0 हो गया ऊपर जाके, u कितना है 4 अंडर रूट 10 उसका स्क्वायर, a का मान -10, s का मान मैंने मान लिया कि पहले टक्कर के बाद ये h1 जाएगा, ये 0 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 10 160 आ जाएगा, माइनस 20h1, तो 20h1 आ जाएगा हमारा 160, h1 आ जाएगा बच्चों हमारा 8 मीटर। ठीक है, आपने कहा ठीक है, ये तो एक के बाद आया है, अब ये यहाँ गया 8 मीटर, अब वापस आएगा 8 मीटर आने पे इसका वेग कितना होगा, आपने फिर कहा v स्क्वायर बराबर, देखो लेंथ कितना हो रहा है ये क्वेश्चन, और जैसे अगर ये याद है तो इतना सा आएगी। ठीक है, आपने कहा v यहाँ, भाई यहाँ से कितने पे चला गया, यहाँ v 0 हो गया होगा, आपने कहा हाँ, यहाँ से अब v मतलब ये नीचे आ रहा है तो ये u का काम करेगा, 2, a का मान -10, s कितना है 8, नीचे आ रहा है तो -8, तो v स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस 80 दूनी 160, यह जाएगा 160, v का मान अंडर रूट 160 या कहिए 4 अंडर रूट 10। ये तब है जब ये यहाँ आया कितने से, 4 अंडर रूट 10 से, वापस कितने से जाएगा, आप कहोगे 4 अंडर रूट 10 में e से गुना करेंगे जिसका मान 1/2 है, 2 से गया, 2 अंडर रूट 10 से ऊपर जाएगा। अब ये लास्ट बात करनी है कि यहाँ से ये v स्क्वायर का मान, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ जाके यहाँ से जा रहा है कितने से, 2 अंडर रूट 10 से, उसका स्क्वायर, a है -10, s मुझे निकालना है जिसको मैं h2 बोल देता हूँ, 0, 2 का स्क्वायर 4, यह आ जाएगा 40, -20 h2, तो h2 आ जाएगा बच्चों यहाँ से 2 मीटर। इतना करने के बाद मुझे मिला बेसिक से, ये है अगर मुझे याद रहा ये फॉर्मूला। ठीक है, 3 टक्कर के बाद पूछेगा तो e की घात 6 हो जाएगी, अगर 1 टक्कर के बाद पूछता तो मैं e की घात 2 करता, 1/2 की घात 2, 1/4, 4 से 32 जाता 8 बार, यह आ जाएगा 1 टक्कर के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और लास्ट सवाल करेंगे बच्चों बस हम ये, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है बच्चों कि ऐसे ना 2 दीवारें हैं, 2 दीवारें ऐसे एक दूसरे के समांतर खड़ी हैं सरफेस के लंबवत, ये फर्श है और फर्श हमारा घर्षणहीन है, कोई घर्षण नहीं है। ये 2 दीवार के बीच यहाँ से एक बॉल m द्रव्यमान की बॉल v वेग से चलती है, इस दीवार से टकराए चाहे इस दीवार से, घर्षण यहाँ नहीं है। जो प्रत्यास्था गुणांक, वो सॉरी प्रत्यास्था गुणांक कहूँ, पुनर्विस्थापन गुणांक जो e है हमारा, वो है, उसकी वैल्यू निकालनी है हमें, e की वैल्यू निकालनी है बच्चों, सॉरी। इसने कहा कि जब ये यहाँ से यहाँ गया टकराया, फिर यहाँ आया, यहाँ से यहाँ और वापस यहाँ आने में जो इसकी औसत चाल है वो 2/3v है। सुन ध्यान से सुनना, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस यहाँ आया, एक बार टक्कर हुई है बस, यहाँ टक्कर हुई है, यहाँ नहीं हुई है, उस दौरान इसकी औसत चाल 2/3v है। मुझे पुनर्विस्थापन गुणांक निकालने को आ गया है बच्चों। यहाँ थोड़ा सा हमारी वो चीज़ लगेगी कि औसत चाल क्या होती है, जो आपने एक सरल रेखा में गति में पढ़ा था। औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल चाल, नहीं चाल होता है दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे कुल समय, क्या बोल रहा हूँ मैं, कुल दूरी बटे कुल समय। मान लेते हैं बच्चों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमने उसको d बोल दिया, डिस्टेंस। बोल d जाएगी, d वापस आएगी, तो कुल दूरी तो 2d है। औसत चाल कितनी दे रखी है, 2/3v। मुझे बात पता करना है कि कुल समय कितना है। भाई जाने में समय लगेगा, मैंने कहा मान लिया t1 समय लगा, वापस आने में समय लगेगा, हमने कहा t2 समय लगा। मुझे बताना जाने में समय, यहाँ से यहाँ तक का समय,
जाने में समय, कुछ भी बोल लो यार, आपने कहा t1, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी d, चाल कितनी है v। अब ये मत लिख देना औसत चाल, ये तो पूरी की चाल है, मैं यहाँ की यहाँ चाल कितनी है e। आने में लगा समय, आपने कहा आने में लगा समय, आने में जो समय लगा है उसको हमने t2 बोला। क्या आने में भी d डिस्टेंस चलेगा? हाँ, लेकिन यहाँ टकराने के बाद इसका वेग ev हो जाएगा। जाते हुए कितना है v, टकराएगा तो कितना ev, तो ये हो जाएगा ev। आपने कहा ठीक, तो रख दो वैल्यू, तो 2/3 v बराबर 2d बटे t1 का मान d/v प्लस d/ev। ठीक है, ये वो कॉन्सेप्ट है कि टकराने के बाद वो वेग के, वो फर्श वाला सीखा था, ये दीवार वाला है। आपने कहा कि भाई d कॉमन आके यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, इधर बचेगा v/3, ऊपर 2d चला गया, ऊपर बचा 1, यहाँ से v कॉमन आएगा, v घूम के ऊपर जाएगा, आपने v कह दिया ऊपर, हाँ जी, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1/e बचा, आपने v से v को काटा तो ये 1 + 1/e का मान आ गया 3। तो बच्चों यहाँ से 1/e आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, तो e का मान आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। इतने आसान क्वेश्चन है। देखो ये नीट मेंस के क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं जो हमने पुराने चैप्टर में पढ़े थे, मिक्स करके देखते हैं चीज़ों को। चलिए